अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन और इस वक्त हम गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं और मेन गिलगित सिटी में हल्का नंबर 2 है। बड़ा हाई प्रोफाइल हल्का इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक्स सीएम जो जीबी के थे हाफिज हफीजुर रहमान साहब, ये वहाँ पर जो मुकाबला है इसके नताइज आ रहे हैं। यहाँ से जो पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी हैं यहाँ के फतेहुल्लाह साहब, वो भी जो है इलेक्शन कम्पीट कर रहे हैं और उनका तो ये एक तरीके से बड़ा जोरदार मुकाबला है इस हल्के के अंदर। इसके अलावा थ्रू आउट पूरा दिन यहाँ पे पोलिंग होती रही, अब रिजल्ट्स कंपाइल हो रहे हैं, उनको आने में कुछ वक्त लगेगा, कुछ नताइज आ चुके हैं, बहुत सारे ऑलमोस्ट कंपाइलेशन प्रोसेस में हैं और हमारी जब बात हो रही थी यहाँ पर इंतजामिया से उनका कहना था कि 1-2 घंटों में मजीद ये क्लैरिटी आ जाएगी। प्रोग्राम में हम बात करेंगे उन तमाम रिपोर्टर्स से जिन्होंने आज तमाम दिन कवरेज की है और उन्होंने मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी को देखा, पीएमएलएन की स्ट्रैटेजी को देखा, पीपल्स पार्टी ने किस तरह से जीबी में इलेक्शन लड़ा, ये सारी बातें भी करेंगे, सम अप करेंगे इस पूरे इलेक्शन का। लेकिन उससे पहले हमारे साथ तर्जुमान जो है गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मौजूद हैं, फैजुल फराक साहब, वो हमें बताएंगे कि आज के पूरे दिन की एक्टिविटी क्या रही और जो रिजल्ट्स हैं उसमें आने में भी मजीद कितनी देर है। जी फैज साहब अगर आप आगे आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम जी, अभी रिजल्ट जो है कब तक क्लैरिटी आ जाएगी, कब तक हम मुकम्मल तौर पे जो है हतमी रिजल्ट्स ले पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम का, आपका मारिया। आपने गिलगित बल्तिस्तान के चप्पे चप्पे में जाके यहाँ के ना सिर्फ इलाके को उजागर किया है, यहाँ की ब्यूटी को उजागर किया है, बल्कि एक अच्छा एक्सपोजर गिलगित बल्तिस्तान को मिला है इस इलेक्शन की वजह से। और हम समझते हैं कि ये जो मैं सबसे पहले वज़ीर आला की जानिब से ये मैसेज है, पैगाम है, मैं गिलगित बल्तिस्तान की पूरी कौम को, पूरी हुकूमत मुबारकबाद पेश करती है कि 73 बरसों में एक ऐसा मिसाली इलेक्शन हुआ है जो बिल्कुल पुरअमन हुआ है। कहीं पे सिंगल कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं हुई है जो इंतशार की तरफ जाए। हम पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं, इंतज़ामी यूनिट्स को, चीफ सेक्रेटरी को, आईजीपी को, सबको मुबारकबाद पेश करते हैं, तमाम पोलिंग अमला को, सिक्योरिटी इदारों को, फोर्सेस को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, जो इदारे देख रहे हैं उनको, जो नहीं देख रहे हैं उनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आज का दिन पुरअमन तरीके से गुजरा। और बाकी तमाम सियासी जमातों ने भी बड़ी ही इफेक्टिव, पुरअमन और अच्छी कैंपेन यहाँ पर चलाई है। लेकिन अभी जो नताइज है वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, कब तक आप लोगों का ख्याल है कि मुकम्मल तौर पे नतीजे आ जाएंगे आज के? हाँ बिल्कुल, ये सवाल जो है ये इस वक्त बहुत अहम भी है क्योंकि नताइज का शिद्दत से इंतज़ार है, न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को है, मरकज़ में बैठे हुए उन लोगों को भी है जिन्होंने यहाँ कैंपेन करके चले गए हैं। बुनियादी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाके बहुत फार फलंग हैं, वहाँ पर बर्फबारी भी हुई है। अस्तौर के कुछ इलाकों में, बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में, देमर 15 के आगे बाबूसर के इलाके में लोश के मुकाम पर एक पुलिंग में इशू आया था, वो बाद में सॉल्व हुआ। दूर दराज इलाके हैं जहाँ कम्युनिकेशन का भी इशू है, तो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। जो शहरी इलाके थे उनके नताइज मौसूल हो चुके हैं, बहुत सारे कैंडिडेट जीत भी चुके हैं, हरमी नताइज भी सामने आए हैं। अब फार फलंग जो एरिया हैं वहाँ से नताइज आने शुरू हुए हैं, इसलिए हमने कबल अज़ वक्त कंट्रोल रूम कायम किया था गिलगित में और तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर कंट्रोल रूम कायम किया था ताकि बर वक्त जो नताइज हैं उस तक मीडिया की एक्सेस हो। हम टाइमलाइन क्या देख रहे हैं, क्या 2-3 घंटे लगेंगे, कल सुबह भी हो सकता है, क्या आपका क्या रियलिस्टिक टाइमलाइन बताइए? हाँ बिल्कुल, कुछ हल्के ऐसे हैं जिनका सुबह तक हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी जो हल्के हैं वो आज 12 बजे तक, रात 12 बजे तक 70 या 80% नताइज मौसूल हो जाएंगे और जो जिनका जीत है वो सामने आएंगे, जो लूज करेंगे वो सामने आएंगे। 80% नताइज रात 12 बजे तक आ जाएंगे, हम उम्मीद है, तवक्को है। बाकी नताइज कल सुबह तक और कल दिन तक इंशाल्लाह मौसूल हो जाएंगे। कौन से 2-3 हल्के जिनके कल सुबह तक नताइज को आपको इंतजार करना पड़ेगा, वो और वजह क्या है उसकी? हाँ कुछ है, जाहिर सी बात है, मैंने कहा जहाँ बर्फबारी हुई है, कुछ रास्ते कटे हैं और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन का इशू है। देमर 15 में भी, नियाट में आगे काफ़ी कम्युनिकेशन का इशू है। बल्तिस्तान के कुछ इलाके थे, वहाँ से कुछ हल्कों के तो आए हैं, 1-2 हल्कों के नहीं आए हैं, तो 1 या 2 हल्के ऐसे होंगे जिनकी सुबह तक मुकम्मल नताइज हमें मौसूल होंगे। बाकी 80% 90% नताइज इंशाल्लाह रात 12 बजे तक मौसूल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। ये तर्जुमान थे गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के, वो कह रहे थे कि जो आपको नताइज का इंतजार है, रियलिस्टिकली 12 बजे तक आपको 80% जो नशिस्तें हैं या जो इलेक्शन के हैं उसकी नताइज आपके सामने आ जाएंगे। 2 हल्के गालिबन उनके लिए सुबह तक वेट करना पड़ेगा, लेकिन ट्रेंड एब्सोल्युटली क्लियर हो जाएगा। सो अभी हमारे साथ स्टूडियो में काशिफ अब्बासी साहब मौजूद हैं, इमरान खान सीनियर तज्जियाकार वो भी मौजूद है, साथ साथ हमारे नुमाइंदे भी होंगे, अरबाब चांडियो साहब है हमारे साथ, और बाकी हम कोशिश करेंगे कि पीटीआई और पीएमएलएन की स्ट्रैटेजी के हवाले से भी बात करें, चूंकि चांडियो साहब इधर फील्ड में ही है और पीपल्स पार्टी की भी बड़ी एक्सटेंसिवली कवर करते हैं, बिलावल की जो कैंपेन है उसको भी देखा है, जो स्ट्रैटेजी है उसके बारे में भी ये बेहतर तरीके से हमें बता सकते हैं। चांडियो साहब ये बताइए ना, आज तो इंतखाब
मोर और लेस बड़ा पुरअमन हुआ है, कोई बड़ी शिकायत कहीं से नहीं आई है, चाहे जितना भी कहें जी कि छोटी मोटी डिस्क्रिपेंसीज होगी, लेकिन बड़ी शिकायत नहीं है कोई। आपका भी यही ख्याल है? जी बिल्कुल, हमने जो फील्ड में देखा तो कोई बड़ी शिकायत हमें भी नहीं मिली, और अभी तक कोई बड़ी शिकायत मौसूल भी नहीं हुई, ना इलेक्शन कमिश्नर को, ना हमें, ना आपको, आप भी फील्ड में थे। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो स्ट्रेटेजी है, मेरे ख्याल में बिलावल अपनी स्ट्रेटेजी में कामयाब हो गया है। वो क्या थी, जरा बताएं ना। वो पहली बात ये कि पीपल्स पार्टी मेहदी शाह के बाद तकरीबन यहाँ ख़त्म हो चुकी थी, और उसके टिकट लेने वाला कोई नहीं था। मेहदी शाह की जब सरकार ख़त्म हुई और हफीज़ की सरकार जब बनी तो टिकट लेने वाला कोई नहीं था। बहुत सारे हलकों में पीपल्स पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे। इस दफ़ा तो 24 के 24 हलकों में उम्मीदवार, हर हलके में उम्मीदवार मिला। दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी को यहाँ कोई, हालांकि भुट्टो के दौर से पीपल्स पार्टी को लोग जानते हैं, लेकिन बिलावल ने नए जो नौजवान हैं उनमें आकर रूह फूकी और एक अपना नया जो है वोटर तैयार किया और एक इलेक्शन का माहौल बनाया। आप भले कुछ भी कहें, लेकिन बिलावल को ये क्रेडिट जाता है कि उसने सारी लीडरशिप को यहाँ बुलाया। और दूसरी स्ट्रेटेजी ये है कि मैं आपको बताऊं कि अब के यहाँ की जो सरकार जो भी बनेगी वो बनेगी मखलूत। जी, जिस तरह मरकज में मखलूत सरकार है, सेम इसी तरह की सरकार यहाँ बनेगी, वो पीपी बनाए या तहरीक इंसाफ। और तीसरी अहम बात जो को आप स्ट्रेटेजी के हवाले से, बिलावल ने यहाँ ऐसा काम किया है, सरकार मिलेगी भी तो मरकज फंस जाएगी, अगर बिलावल को सरकार नहीं भी मिली तो मरकज फंस गया। ये कैसे हुआ, इसको एक्सप्लेन करें ना, मरकज कैसे फंस गया अगर बिलावल को सरकार नहीं मिली? वो ऐसे कि देखें, अगर यहाँ बिलावल सरकार मिलती है तो तासर उभरता है कि पीडीएम शायद कमजोर हो जाए। हाँ ठीक है, अगर बिलावल को सरकार नहीं मिलती तो बिलावल के पास भी बड़ा बयानिया है। हाँ, और बिलावल भुट्टो ये कह सकता है कि जी हमारे साथ जो है वो हमें टेक्निकल धांधली के जरिए जो है वो हराया गया और सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की गई। यानी बिलावल भुट्टो ये कह सकते हैं कि अली अमीन गंडापुर जो है वो अभी भी गवर्नर हाउस में बैठा हुआ, ये कह तो सकते हैं, है ना। तो और धांधली बहरहाल आज तो नहीं हुई, लेकिन इससे पहले बहुत कुछ हो गया। ये आपने शाम को भी बात कही थी और इसमें हम मुस्कुरा उठे थे। पीपल्स पार्टी का बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव दिया। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ सरकार बनाते हैं तब भी पोजीशन मुस्तहकम होती, अगर नहीं बनाते सरकार तो अपोजिशन में वो जरा ज्यादा फ्रंट फुट पे आकर खेलने की पोजीशन में आ जाएंगे। उल्फत मुगल की तरफ चलते हैं। पीएमएल ने इस इलेक्शन को कैसे प्लान किया, स्ट्रेटेजाइज किया, उल्फत जरा बताइएगा, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग गालिबन ये है कि पीएमएलएन ने तो जो देखा कि यहाँ पीपल्स पार्टी यहाँ पे मैदान गरमा रही है, उसके बाद यहाँ पे आके मरियम बीबी ने जो है इलेक्शन में और ज्यादा पार्टिसिपेट किया। उससे पहले स्ट्रैटेजी इतनी उनकी अग्रेसिव नहीं थी। मारियम बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे ख्याल में मेरी कुछ इतलात भी है, खाली ख्याल भी नहीं है, कि मरियम बीबी को सिग्नल थोड़ा देर से मिला, क्योंकि वो खुद इंडिपेंडेंट इतनी अभी नहीं है कि वो हर फैसला खुद करें। और खुद उन्होंने इस बात को एडमिट भी किया कि जब मेरी पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी तो फिर मैं आई हूँ। यकीनन बिलावल साहब ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से कैंपेन की, लेकिन जब वो यहाँ पे आई तो उन्होंने भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे कैंपेन की। चूँकि मरियम नवाज साहबा का ये पहला इलेक्शन था जिसको वो बराह रास्त लीड कर रही थी, और यहाँ पर जो साबिक वज़ीर आला हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब थे, उन्होंने कुछ अपना एक अलग से ग्रुप और अपना एक अलग से कैंप बनाने की कोशिश की। क्योंकि अगर हम देखें तो अस्तोर में जो पिछले इलेक्शन में बरकत जमील जीते हुए थे, इस बार उनको टिकट नहीं दिया। इसी तरीके से जो यहाँ पर हुंजा में पिछली बार जीते हुए थे, उनको टिकट नहीं दिया, किसी और को टिकट दे दिया। तो एक पसंद नापसंद का सिलसिला भी था। और दूसरी बात यह कि कुछ हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब ने मरियम नवाज साहबा को मिस गाइड भी किया। एक जलसे में स्कर्दू के एक जलसे में मरियम नवाज साहबा ने कहा कि गिलगित सिटी का जो एयरपोर्ट है वो मियां नवाज शरीफ ने बनाया, हालांकि ये एयरपोर्ट जुल्फिकार अली भुट्टो ने बनाया। तो कुछ जिस सड़क से गुजरते थे हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब, वो कहते थे कि बीबी ये भी मैंने बनाई है। यकीनन उन्होंने भी काम किया, लेकिन बहुत सारा काम उन्होंने अपने हिस्से में लिख लिया। वोटर बहुत जानता है, तो जब लीडर की जुबान में मुख्तलिफ अल्फाज डलवाए जाएंगे तो उसका तासुर गलत जाता है। ये भी एक फैक्टर है मुस्लिम लीग नून के लिए। और दूसरा ये है कि मरियम बीबी ने भी इस बात को एडमिट किया है कि जब उन्हें पार्टी की जानिब से हिदायत मिली तो वो आई।
تو یقیناً اور مسلم لیگ نون کے مقامی لوگوں نے اور جو مریم بی بی کے ساتھ آئے ہوئے تھے انہوں نے بھی اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے کہ وہ اس الیکشن میں ان نہیں ہیں. براہ راست مقابلہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہے. بعض مقامات پر آزاد امیدوار اور پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے درمیان مقابلہ ہے. مسلم لیگ نون جو ہے اس کے جو اہم ترین رہنما ہے وہ خود ایڈمٹ کر رہے تھے 2 سے 3 سیٹیں بھی اگر ہمیں مل گئی تو پھر بھی ہمیں جی بی میں فتح ملے گی. یقیناً انہیں اس بات کا بھی یقین نہیں تھا کہ اتنی سیٹیں بھی ملے گی. ابھی نتائج آنا باقی ہے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن مسلم لیگ نون ایک تو دیر سے کیمپین شروع کی, مقامی قیادت نے اپنی جو مرکزی قیادت تھی اس کو غلط گائیڈ کیا اور غلط لوگوں کو ٹکٹس بھی دیے گئے. اچھا جی ٹھیک ہے, یہ آپ نے بڑے کنسائز طریقے سے سم اپ کیا ہے پی ایم ایل این کی اسٹریٹجی کو. اب ہم ذرا ضیاء الحق صاحب کے پاس جاتے ہیں, وہ ہمارے بیورو چیف ہے خیبر پختونخوا پہ ہوئی, اور پی ٹی آئی کی ذرا اسٹریٹجی کے بارے میں ان سے اس لیے بات کرتے ہیں تاکہ ان سے ہم پوچھیں کہ یہ جو اس وقت نتائج سامنے آ رہے ہیں, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ضیاء صاحب کہ پی ٹی آئی جو ہے ان کی بڑی امپیکیبل پلاننگ 6-7 ماہ سے, ایٹ لیسٹ وہ کلیم کرتے ہیں کہ 6-7 ماہ سے ہم نے بڑی میتھوڈیکل پلاننگ شروع کر دی تھی. کینڈیڈیٹ کی سلیکشن کی بات ہو, کہاں سے آزاد امیدوار کو کھڑا کرنے مقابلے میں تو تاکہ وہ سیٹ بھی ہمارے پاس آئے, اور یہ ساری شطرنج کی طرح انہوں نے باقاعدہ وہ کلیم کرتے کہ ہم نے یہ پوری بساط بچھائی تھی. اتنی ہی آپ کو جو ہے وہ پریسائز پلاننگ دکھائی دی ہے پی ٹی آئی کی؟ جی, پی ٹی آئی کو جو بینیفٹ تھا, ایک تو وہ فیڈرل گورنمنٹ میں ہے اور فیڈرل گورنمنٹ ہونے کا ایج یہ حاصل ہے کہ جو گلگت بلتستان حکومت کا جو سالانہ گرانٹ ملتی ہے وہ 70 ارب روپے ہے, تو زیادہ تر 40 ارب روپے اس میں تنخواہوں کے آتے ہیں. تو وہ ہمیشہ سے ایک تو یہ تھا. دوسرا, عمران خان کا جو ایک اپنا کرشمہ تھا وہ اس کرشمے کی وجہ سے بھی انہوں نے ووٹ حاصل کیے. تیسرا یہ کہ عمران خان جو ہے تو اس سے پہلے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی یہاں پر حکومت تھی, جو لوگوں کے جس سے ہم نے لوگوں سے باتیں کی تو ان کی جو خیالات تھے ان کے مطابق تھا کہ دونوں پارٹیوں کو آزمایا گیا تھا. پیپلز پارٹی میں کام نہیں ہوا تھا, مسلم لیگ نون میں بہت کام ہوا تھا, لیکن مسلم لیگ نون کی جو یہاں پر پارٹی کی جو تنظیم سازی تھی وہ کمزور ہو گئی تھی. جو کہ وزیر اعلیٰ تھے وہ صرف اور صرف بیوروکریسی تک محدود تھے, اپنے لوگوں کو انہوں نے ناراض کیا ہوا تھا, جس کی وجہ سے وہ اس الیکشن میں ان کو وہ رزلٹ نہیں مل رہے ہیں. پی ٹی آئی میں یہ ہوا ہے کہ جو سابق وزراء تھے ان کو بھی انہوں نے ٹکٹ دیا ہے, اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ جو رشتہ دار تھے یا ان کے بیٹے تھے بچے تھے ان کو بھی ٹکٹ ملے ہیں. اس وقت جو ہے میں جو دیامیر 2 کا جو حلقہ ہے اور یہاں پہ میں موجود ہوں اور اس چلاس بازار میں موجود ہوں, لیکن چلاس بازار میں یہ ہے کہ ابھی تک کے 22 پولنگ اسٹیشنوں کے جو رزلٹ آئے ہیں اس میں مسلم لیگ نون جو ہے تو وہ لیڈ پہ جا رہی ہے, دوسرے نمبر پہ آزاد ہے, اور تیسرے نمبر پہ پی ٹی آئی کے امیدوار آ رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی اس کے ساتھ جو حلقہ اس کا دیامیر کا 4 حلقہ ہے وہاں پر جو ان کے امیدوار ہے گلبر خان, وہ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لیڈ پہ جا رہے ہیں. وہاں پر پیپلز پارٹی کی سعدیہ دانش بھی تھی, لیکن وہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو بہت کم ووٹ ملے ہیں جبکہ کفایت ہے. لیکن یہاں پر میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ جو دیامیر کا جو ڈویژن ڈسٹرکٹ ہے اس کے بارے میں اس سے پہلے جو تاثر ہوتا تھا اس سے یہ تاثر ہوتا تھا کہ 2013 میں جب یہاں پر الیکشن ہوتے تھے تو اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ ہوتی تھی, کیونکہ یہاں پہ لوگوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے تھے, یہاں پر اسلحے کی نمائش عام ہوتی تھی, خواتین کو چند پولنگ اسٹیشنوں میں اجازت نہیں ملتی تھی. لیکن اس مرتبہ پوری تبدیلی آئی ہے. اس مرتبہ کوئی بھی ایمرجنسی اس طرح نہیں تھی, امن و امان تھا. خواتین نے بہت ہمت کا مظاہرہ کیا. میں آپ کو بتاتا چلوں پورے پاکستان نے بھی دیکھا ہے, گلگت بلتستان نے بھی یہ دیکھا ہے, اور میرا خیال ہے پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ کس طرح پرامن طریقے سے ماشاءاللہ یہ اس دفعہ حالات میں یہ الیکشنز ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اسٹوڈیو میں کاشف عباسی صاحب بھی ہیں, عمران خان صاحب بھی ہے. کاشف, میں آپ کی طرف آؤں گی, اور میرا پہلے تمام رپورٹرز سے اپڈیٹ لینے کا مقصد بھی یہ تھا تاکہ جو انالیسز ہم کریں وہ انفارمڈ انالیسز کریں. بہرحال آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کیا سپریم پولیٹیکل اسٹریٹجی کام آئی ہے, یا پی ٹی آئی کے عبوری صوبے کا دعویٰ جو ہے یا وعدہ ہے وہ اثر انداز ہوا ہے, یا پھر کوئی اور فیکٹر ہے جس کی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ جو یہ نئی ری الائنمنٹ ہے یہاں پہ ہو رہی ہے؟ نہیں, اس کے علاوہ ایک تو کوئی اور فیکٹر ایکسپلین کر دیں اس کا وہ دوسرا فیکٹر کون سا ہے, کیونکہ پاکستان کی پالیٹکس میں جو فیکٹر ہوتا ہے وہ ظاہر ہے وہ تو ہوتا ہی ہے. لیکن آپ نے شروع میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ آپ نے جب حلقہ 2 کی ذکر کیا اور کہا کہ 2 بڑے لوگ یہاں پہ لڑ رہے تھے الیکشن, ایک میرا دوست بھی یہاں پہ جمی الیکشن پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑ رہے تھے وہاں سے, جس کا ہم بڑا انٹرسٹ لے کے ان کو چیک کر رہے تھے. دوسرا یہ دیکھیں ایک سروے بھی آیا تھا, آئی ڈونٹ نو وہ سروے جب میں نے مسلم لیگ نون کے چند لوگ جو کہ اس سروے کے بہت قریب سے اس
कंपनी को देखते रहे हैं, गैलप को, दूसरों को। जब उन्होंने उनसे मेरी बात हुई सर्वे के बारे में तो उन्होंने कहा देखें जी ये तो बड़ा सरप्राइजिंग है, लेकिन शायद उनका टेल्ट वगैरह वो जो ज़ाहिर है ऐसे टाइम पे जो भी बातें होती हैं, लेकिन वो सर्वे भी ये कह रहा था कि तहरीक इंसाफ आगे। सो देखिए उसमें बहुत से फैक्टर्स हैं, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि जो फेडरल गवर्नमेंट सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसको एक एज रहता है हमेशा, क्योंकि सारे डेवलपमेंट काम वहाँ पर जो होंगे वो सिटिंग गवर्नमेंट कराती है। इस वजह से एक बहुत बड़ा फैक्टर ये हमेशा रहेगा कि कौन गवर्नमेंट में, इसलिए ये तहरीक इंसाफ का एज था। दूसरी तरफ ये भी था कि ज़ाहिर है उनकी मैनेजमेंट एज गवर्नमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है कि वो लोगों को वादा वूदा करके पार्टियां चेंज कराएं, अपने पास लेकर आएँ। सो ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। गिलगित बल्तिस्तान की पॉलिटिक्स में तो ये सारे फैक्टर हमेशा से इन्वॉल्व रहते हैं। बट अगर सर्वे देखा जाए तो ये वो सर्वे के तकरीबन मुताबिक ही रिजल्ट आ रहा है। वो जो सर्वे, अब आई एम नॉट श्योर कि वो कितना क्रेडिबल है या कितना कौन लोग इसको कितना क्रेडिबल मानते हैं, बट ये सारे फैक्टर्स पुट टुगेदर एक्चुअली गिलगित बल्तिस्तान की। वैसे काशिफ, ये जो सर्वे होता है ना, सर्वे के बारे में अगर आप मुझसे ओपिनियन पूछे तो यही सर्वे, गैलप सर्वे, जब कोट किया जाता है अपनी कन्वीनियंस पे, अक्सर मैं देखा है विफाकी हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर गैलप सर्वे हर 6 माह बाद आता है और उसमें कुछ अशारिये जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हक पे नहीं जा रहे होते तो ये उसी को चीख चीख के कोट किया जाता है। सो ये बड़ी कन्वीनियंस है, यही तहरीक इंसाफ उस वक्त उसको डिस्क्रेडिट कर रही होती है एंड लाइकवाइज यहाँ पे उनको सपोर्ट कर रही है तो वो उसको कोट कर रहे हैं, अपोजिशन इसको डिस्क्रेडिट कर रही है। सो ये बड़ी टिपिकल सियासत है हमारे यहाँ पे, होती है, होती रहेगी। इमरान, ये बताइएगा, ये जो भी चांडियो साहब भी इसका जिक्र कर रहे थे कि बिलावल को अगर यहाँ पर खातिर खा कामयाबी जो वो उम्मीद कर रहे हैं वैसी मिल जाए तो भी पीडीएम पे जो है एक तरह से लोग ये समझ रहे थे कि शायद पीडीएम थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा, विफाक को जो है रिलीफ मिलेगा, लेकिन अगर उन्हें खातिर खा नताइज नहीं मिलते बिलावल को, पीपल्स पार्टी को, तो विफाक को वो मजीद टफ टाइम दे सकते हैं। आप इस थ्योरी से एग्री करते हैं? नहीं, देखिए उस लेवल तक तो नहीं जाएंगे जिस लेवल नवाज शरीफ साहब चले गए हैं, क्योंकि उनकी सिंध में हुकूमत है और पीपल्स पार्टी को बहुत सारा रिलीफ इदारों से मिला हुआ है। जिन हालात का सामना पीएमएलएन ने किया है, और जो पीएमएलएन डिमांड करती है पीपल्स पार्टी वो डिमांड भी नहीं करती ना। पीएमएलएन तो ये डिमांड करती है कि इज्जत के साथ, एहतराम के साथ वापस ला के वज़ीर आज़म हाउस में बिठा दें। तमाम मिलिट्री के बड़े बड़े ओहदेदारान माफ़ी मांगे हाथ जोड़ के, जो पाकिस्तान की अदलिया है वो भी माफ़ी मांगे मियाँ नवाज शरीफ साहब से, और फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब बड़ा दिल करके माफ़ करें और उनको वापस ला के वापस बिठा दिया जाए वज़ीर आज़म हाउस में, तो वो तो नहीं हो सकता। तो उनकी डिमांड बड़ी अजीब है। पीपल्स पार्टी की ऐसी डिमांड नहीं है। पीपल्स पार्टी सिस्टम को चलाना चाहती है, और जो सिस्टम को चलाना चाहते हैं या निज़ाम के साथ रहना चाहते हैं या इक़्तिदार उनका सिंध के अंदर मौजूद है, उसको भी वो चाहते हैं कि मुकम्मल उनका टाइम उनको मिले, तो वो कभी भी उस नहज तक नहीं जाएंगे जहाँ तक पीएमएलएन जाती है। इन दोनों के मुतालबात में बहुत फ़र्क है, एक्सपेक्टेशंस में बहुत फ़र्क है, लिहाजा इनके रवैयों में फ़र्क मौजूद रहेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी एक लाइन है, उसको क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि उनको उसका फ़ायदा भी हो रहा है। पीएमएलएन जो है वो लाइन ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है। लाइन ना क्रॉस करके भी उनको फ़ायदा नहीं हुआ, लाइन क्रॉस करके भी उनको फ़ायदा नहीं हो रहा। तो पीएमएलएन के ऊपर एक तरह से क्रॉस मौजूद है पाकिस्तान के इदारों में और एस्टेब्लिशमेंट में, और ये बात बड़ी वाज़ेह हो चुकी है। अच्छा, अब जहाँ तक इन इंतखाबात की बात है तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कह रहा हो, आप भी वहाँ पे मौजूद हैं, मैं वहाँ पे थोड़े दिन पहले होकर आया हूँ, और जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के वोटर्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, आप किसी से भी पूछें, ये बेहतरीन इंतखाबात हुए हैं। तो इन इंतखाबात के ऊपर बिलावल उंगली नहीं उठा सकेंगे। उन्होंने बड़ी अच्छी मेहनत की है, एक मुर्दा पार्टी के अंदर जान डाली है और कोशिश करके अपनी पार्टी को इस पोजीशन में लाए हैं कि वो अच्छे खासे वोट हासिल कर रही है। यहाँ पे बड़ा ये आपका और जो हमारे चांडियो साहब जिनकी ये बीट है पीपल्स पार्टी की, इस पे आप दोनों का जो तज्जिया ये मुत्तफिक इसमें राय आ रही है। ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे। आगे इससे क्या, बिकॉज कह रहे थे कि जो पीडीएम के मुस्तकबिल है शायद उसका भी इन इंतखाबात के असरात पे कुछ के दारोमदार हो। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी, आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ काशिफ वासी और इमरान खान मौजूद हैं। साथ साथ हम कोशिश करेंगे मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज का रद्द-ए-अमल भी मौजूदा इलेक्शन, हालांकि अभी ऑन गोइंग प्रोसेस है, अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले चूंकि हमारे पास पीएमएलएन मौजूद है, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक है। डॉक्टर साहब, ये जैसे नताइज सामने आने आ रहे हैं,
जो सर्वेज थे और जो इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट थे सर, उनसे भी अगर आप बात करें तो ये मोर और लेस वही है। पीएमएलएन के लिए जितनी सीट प्रेडिक्शंस थी मोर और लेस दिखाई दे रहा है कि ये वही है। शायद मरीम बीबी ने यहाँ पे आके कैंपेन की है, वैसे पार्टी स्ट्रक्चर, पार्टी में थोड़ी सी आप लोग वाइब्रेंसी आ गई होगी, लेकिन जो इलेक्टोरल रिजल्ट्स हैं वो हूबहू ऑलमोस्ट उन्हीं प्रेडिक्शंस के अकॉर्डिंगली हैं जो इस वक्त हमारे सामने आ रहे हैं। देखिए, अगर आप वो तमाम लोगों की पिछले कुछ चंद हफ्तों में देखें जिनको तोड़ के पीएमएलएन से अलहदा किया गया है या प्रेशर डाला गया है, तो आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल वही खेल है जो पहले भी खेला जाता रहा है। चाहे वो पुरानी पीएमएलएन को जब तोड़ा गया था और पीएमएलक्यू बनाई गई थी या किंग्स पार्टी बनाई गई थी, आप उन अदवार को देख लें, या उसके बाद 2013 के इलेक्शन से पहले जो जनूबी पंजाब के अंदर मार्का आरआई की गई थी और उसके नतीजे में जैसे लोगों को तोड़ा गया था। तो ये पाकिस्तान की पुरानी तहरीक है, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है और इसी अनफॉर्चुनेट चीज़ की वजह से लोगों को हमेशा एक गुंजाइश पैदा हो जाती कि वो इलेक्शन के ऊपर उंगली उठाएं। तो एक तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको बेज़ाब्तगी कहा जा सकता है। दूसरी बेज़ाब्तगी जो है, जो मैं समझता हूँ बाकी भी सियासी जमातें करती रही हैं, सिर्फ पीटीआई ने नहीं की, लेकिन पीटीआई ने जिस अंदाज में इस मरतबा पैकेजेस अनाउंस किए हैं और जिस तरह ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए तमाम वुज़रा जो हैं वो आके ऐलान करते रहे हैं कि अगर इतने वोट होंगे तो इतने हज़ार अरब या इतने अरब की इन्वेस्टमेंट की जाएगी, तो उससे भी लोगों का एतमाद जो है वो कम होता है। और आज हमारे जो पार्टी थी उसने कुछ बेज़ाब्तियों का आज भी अंदिया दिया है, जिसमें किसी जगह पे पोलिंग एजेंट्स के कोई झगड़े पड़े हुए थे। लेकिन बाय एंड लार्ज जो चीज़ें हमारे जी सॉरी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, आप जो बात कर रहे हैं मुझे लग रहा है जैसे ये पिछले कुछ चंद सालों की वही गुफ्तगू है जो सिर्फ अब चेहरे तब्दील हो गए। बिकॉज जब पीएमएलएन की विफाक में हुकूमत थी, यहाँ जीबी में इलेक्शन था, तो उस वक्त आपके वुज़रा जिनमें बरजीज़ ताहिर साहब भी थे, उन पे ऐसे इल्ज़ामात लगते थे कि यहाँ पे आके अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, इलेक्शन पे असरअंदाज हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी के इलेक्शन में वहाँ से पूरी कैबिनेट यहाँ पे आकर जब कैंपेन करती थी, यही एतराज़ात होते थे। जो लोग आज पार्टी छोड़ के इधर गए हैं, कल को वो आप लोगों के पास आ जाएंगे, वो आपके पास आ जाते हैं, आप लोग हुकूमत बना लेते हैं। मैं क्रॉस द बोर्ड हर पार्टी की बात कर रही हूँ। सो अपोजिशन में शायद एक गिले ज्यादा लगते हैं, हुकूमत में बड़ा अच्छा लगता है उस वक्त होते हुए जिस वक्त आप उस पार हों इस लकीर के। ठीक है आपकी बात किसी हद तक, लेकिन अगर आप पीडीएम का मुकदमा इस वक्त देखें या एक जो नई तहरीक जिस हद तक भी आप समझे कि मौसर तहरीक है या उसकी ज़रूरत है, वो बुनियादी तौर पे इसी बात की तहरीक है कि लोगों को एतमाद होना चाहिए इलेक्शन पे। ये जो वोट को इज्जत दो का नारा बार बार लग रहा है, ये इस बात का नारा नहीं। अभी मैं इमरान साहब की गुफ्तगू सुन रहा था कि पीएमएलएन को वापस ला के प्राइम मिनिस्टर हाउस में बिठाया जाए। अगरचे ये उनका नुक्ता नज़र है, ठीक है, वो नुक्ता नज़र अपना दे सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 1990 के अंदर ये तमाम चीज़ें जो अब हो रही हैं ये पहले हो चुकी हैं। और हम पे बाज़ मरतबा जो इल्ज़ाम लगाया जाता है वो ये है कि हम मुख्तलिफ औकात में आप इसका फ़ायदा उठा चुके हैं, मगर जो असल तहरीक है वो ये है कि इस तरह मुल्क चलेगा नहीं, ये तरीका कार नहीं है। अगर आज भी इलेक्शन की शाम को हम 3 या 5 लोग इकट्ठे हुए हैं और तीनों पांचों लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं, तो इससे एक चीज़ जो आपके सामने आएगी वो ये है कि लोगों को अब एतमाद नहीं रहा इस इलेक्शन के प्रोसेस पे, चाहे वो अखलाकी अख्तार की के नुक्ता नजर से हो, जिसमें एब्सोल्युटली सर प्रोसेसेस को ठीक करें, क्योंकि आज से 4-5 साल बाद हम दोबारा यहीं बैठे होंगे, सिर्फ चेहरे बदले होंगे, यही गुफ्तगू हो रही होगी। अली मोहम्मद खान साहब भी चूंकि हमारे साथ मौजूद है पीछे आके, उनको भी गुफ्तगू में मैंने शामिल कर रहे हैं। जी अली मोहम्मद खान साहब, भी रिजल्ट्स तो तकरीबन आ रहे हैं, 10 से 11 आप लोगों ने क्लेम किया हुआ है। अभी बैठकर आप लोगों की क्या कैलकुलेशन है जो इस वक्त सीटों पे कहां पे आपको लगता है कि आपकी कंफर्म सबकत है? तो अभी इस वक्त जहां हम खड़े हैं, पीटीआई क्या समझती है, वो कितनी नशिस्तें कंफर्टेबली निकाल लेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र कि आज ओवर एंड ऑल जो है पुरअमन इलेक्शन हुआ। इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं हर इलेक्शन में, लेकिन अल्लाह ताला के करम से लार्जली बहुत पुरअमन और एक बड़ी ज़बरदस्त पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई है, जिससे पॉलिटिकल प्रोसेस मजबूत हुआ है। और साथ साथ मैं इस चीज़ को भी अप्रिशिएट करता हूँ, आप गई हैं वहाँ से, आपने लाइव कवर किया है,
मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आपने माशाल्लाह लाइव फुटेजेस वहाँ से भेजी हैं। थैंक यू। जो तहरीक इंसाफ की जो हमारी असेसमेंट थी कि वी वर होपिंग फॉर एटलीस्ट 15 सीट्स प्लस, होपफुली विल रीच देयर, और इंशाल्लाह जो एक एतमाद इमरान खान साहब पे पूरे मुल्क ने किया है, तो इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान जो मेरी उनको कुछ हमारे दोस्तों ने वहाँ जाके स्पीचेस की, वहाँ जलसे किए, कुछ मैंने और हम जैसे लोगों ने यहाँ से भी बात की, और हमने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से कनेक्ट करने की कोशिश की कि उनको हम कन्विंस करें कि जो वे फॉरवर्ड बाकी पाकिस्तान में पेशावर, लाहौर, कराची और क्वेटा ने जो फैसला किया है, जो इंशाल्लाह भी मुस्तकबिल करीब में मुजफ्फराबाद में भी करना है, तो हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे, कन्विंस कर रहे थे कि आप खान साहब के साथ चलें, तहरीक इंसाफ के साथ चले, क्योंकि वी हैव हैड गुड प्लान्स फॉर द फ्यूचर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। अच्छे सर रिक्वेस्ट भी कर रहे थे और यहाँ पे आके तकारीर में कुछ जिसे कहते हैं ऐसे वादे भी कर रहे थे कि इतने वोट दें तो इतने करोड़ दे देंगे, हमारे साथ अगर आप हमें वोट देंगे तो आपके लिए ये मराहत होंगी, तो कन्विंस भी है थोड़ा सा जिसे कहते हैं यू नो कुछ क्या बोलूं लफ्ज़ अब इसके लिए, चले समझ गए। वेल दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल ब्रिंक्समैनशिप। तो ठीक है, इलेक्शन के दौरान लोग बाज़ औक़ात बड़े बड़े दावे भी करते हैं और एंटाइस भी करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इमरान खान साहब पे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने एतमाद किया है और वो इंशाल्लाह साबित हो रहा है। इंशाल्लाह मैं गिलगित बल्तिस्तान के अपने बहनों और भाइयों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह इमरान खान आपको मायूस नहीं करेंगे और इंशाल्लाह वी विल मूव टुगेदर। चले सर, अभी तो इलेक्शन का मरहला है, बहुत शुक्रिया आपका। काशिफ आपकी तरफ बढ़ूंगी बिकॉज अगला मरहला होगा यहाँ से चीफ मिनिस्टर चुनने का। अभी तक खान साहब का जो पंजाब में और केपी में मॉडल है वो ऐसा है जिसमें इंतजामी अमूर किसी भी तरीके से जो है वो विफाक के पास ही ओवरऑल रहते हैं। आपको लगता है कि ये अभी सीएम की सिलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान में ये भी बड़ा अहम फैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? जी अहम फैसला तो होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गिलगित बल्तिस्तान के सीएम का फैसला इस बुनियाद पे किया जाएगा जिस तरह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का किया गया था कि मॉडल वो था कि कमज़ोर सीएम और मरकज़ से चलाया जाएगा, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान इज़ टू फार अवे। आपने देखा कि अली अमीन गंडापुर और हालांकि वज़ीर हैं वहाँ के, वो अब जाके इलेक्शन कैंपेन के लिए वहाँ पहुँचे, या कब पहला दौरा मैंने सुना, मुझे किसी ने बताया या मैं कहीं पढ़ रहा था कि वो पहली दफ़ा जी ऐसा ही है इलेक्शन के दौरान वहाँ गए। ऐसा ही है। तो ये बहुत दूर है। गिलगित बल्तिस्तान में अगर आप तगड़ा सीएम लगाएंगे, काम करेंगे, तो शायद आगे जाके आपको कभी वोट मिलेगा। अगर आपको कभी इलेक्शन में कम्पीट किया तो कमज़ोर सीएम लगा के ये इस्लामाबाद से नहीं चल पाएगा, इसलिए जो भी सीएम आएगा हैज़ टू बी अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। दूसरा मसला इसका शायद ये भी है कि यहाँ पे पीटीआई का कोई हार्ड कोर पॉलिटिकल एलिमेंट कौन सा जीता है, ये एक और चैलेंज होगा तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि अमूमन गिलगित जैसी जगह पे इतना फोकस पॉलिटिक्स पर नहीं होता, ना लोगों को लाया जाता है, ना लोगों को सपोर्ट इस तरह किया जाता है। इवन आई नो अदर पॉलिटिकल पार्टीज, पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, लोगों को वैल्यू थोड़ी बहुत तो दी जाती है कि इजलास बुला लिया गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली का, ये तो हो सकता है, ये होता है कभी कभार, लेकिन ये नहीं होता कि आप उन लोगों को मेन स्ट्रीम सीसीज में शामिल करें और उनको वहां पे काम कराएं। सो अब लेट्स सी कि क्या होता है। ठीक है, हाँ, ये तो आप बात सही कर रहे हैं इमरान। चूंकि आप यहाँ पे चक्कर लगा गए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि यहाँ पे आपने आके खुद देख लिया होगा, रात के वक्त दुकानों पे बिजली नहीं होती, जनरेटर से आधा शहर चल रहा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ही बुरा हाल है। जो नौकरियों पे यहाँ पे लोगों के कंसर्न्स हैं, नौकरियां नहीं है, नौजवानों के पास डिग्री है, पढ़े लिखे लोग हैं, या लिटरेसी रेट बहुत बेहतर है बाकी मुल्क के हिस्से में, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। जितनी भी कैंपेन्स आपने यहाँ पे देखी हैं, उसमें कुछ लोगों को यहाँ ये भी लगता है कि जो विफाक के इश्यूज हैं उन्होंने कहीं ना कहीं ओवर शैडो कर दिया, हाईजैक कर दिया यहाँ के लोकल इश्यूज को। देखिए 90% 98% यहाँ पे बताई जाती है, और हुंसा में मैंने पता किया, मैं पूछता रहा कि कोई बच्चा ऐसा है जो स्कूल में नहीं जाता, तो उन्होंने कहा ये सारे स्कूल जाते हैं, तो लिटरेसी रेट तो बहुत अच्छा है, लोगों में शऊर भी बहुत है। जो सबसे पॉजिटिव चीज है जो आपने वहां देखी होगी कि लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और वो इज्तिमाई तौर पे आगे बढ़ना चाहते हैं। उधर ये पंजाब वाली या हमारी तरह की रेस नहीं है कि एक आदमी अकेले ही आगे बढ़ रहा है, बाकियों को उसने छोड़ दिया है। वो इज्तिमाई तौर पे कोशिश करना चाहते हैं, इकट्ठे होकर आगे बढ़ना चाहते हैं।
उसके लिए उनको इक्तदार वाली पार्टी का साथ देना पड़ता है। वफाकी हुकूमत जिसकी भी होगी वो उसकी तरफ ज्यादा रुझान उनका बढ़ जाता है। पीपल्स पार्टी देखें कितनी बुरी हालत में थी जब 2009 में इंतखाब हुआ, तो अदलिया के खिलाफ एक पूरा एक मामला बना हुआ था, इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली, PMLN हुकूमत से अलहदा, जितनी महंगाई की वेव उस वक्त आई हुई थी उसकी परसेंटेज आप निकाल के देख लें, बड़ी बर्बादी फिरी हुई थी। लेकिन इसके बावजूद गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने पीपल्स पार्टी को हुकूमत दी। PMLN 2014 में इमरान खान का खौफनाक धरना चल रहा था, APS का वाकया हो चुका था, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की एक लहर थी, महंगाई भी थी, बहुत सारे और इशूज भी थे, डॉन लीक्स हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद PMLN को लोगों ने वहां पे हुकूमत दी। और अब जो है वो वहां पे PTI जो है उसके भी हालात इस्लामाबाद में कोई बहुत अच्छे नहीं है, तो उम्मीद की जा रही है कि शायद जो माजी में हुआ वैसा ही दोबारा हो जाएगा। अब मामला ये है कि इनके लोगों के मसाइल हल कैसे हों। देखिए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए ना सिर्फ अलग किस्म की पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बिल्कुल अलग सूबा है, इसकी सड़कें और तरह बनती हैं, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर किसी और तरह होता है, यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल किसी और तरह है, यहाँ के हालात किसी और तरह है, मौसम बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ ग्लेशियर गिर जाता है, सड़क बंद हो जाती है, कई कई दिन तक आप गुजर नहीं सकते। यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको मद्देनजर रख के आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी बड़ी लंबी, और उस प्लानिंग के बाद आप इन लोगों को फैसिलिटेट कर पाएंगे। जहां तक इंटरनेट की बात है, आप इंटरनेट कह रही है, मोबाइल फोन नहीं चलते, आप जरा थोड़ा जहां पे आप खड़ी हैं, ये मेरे ख्याल हल्का 2020 में नहीं चलते। जी 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 बिल्कुल। आप थोड़ा सा साइड पे जाएं तो यहाँ पे वो आप पाक फौज का कोई आप शुक्रिया अदा कर सकते हैं, उन्होंने एक वो बनाया हुआ है, एक नेटवर्क जो वहां पे चलता है। इसके अलावा तो वहां पे कोई वो टेलीफोन भी नहीं चलते, लोकल कंपनीज वहां तक नहीं पहुंची, उन्होंने बूस्टर नहीं लगाए, पूरे इलाके को उन्होंने कवर नहीं किया, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और बहुत सारे ऐसे मामला आते हैं, और नौकरियां यहाँ पे क्योंकि जनरेट हो नहीं सकती, कोई इंडस्ट्री यहाँ पे ऐसी नहीं है कि यहाँ नौकरियां बनाई जाएं, लोग जो है वो पब्लिक सेक्टर की तरफ ज्यादा लेकिन यहाँ पे इमरान मुझे ब्रेक पे जाना है, लोगों ने यहाँ पे तजावीज दी है, हमने यहाँ पे लोगों से बात की, हमने कहा क्या तरीका है जिससे नौकरियां जनरेट हो सकती है, उनके पास इस पूरे इश्यूज के हल भी है, वो चाहते हैं कि उसमें उनको फैसिलिटेट किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, जरा इस पूरी बहस को कंक्लूड करेंगे, आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी मारिया मेमन प्रोग्राम कर रही थी अपना गिलगित से, समथिंग हैपेंड देयर, जरा मारिया से पूछते हैं कि वहां पे हुआ क्या। मारिया अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी काशी, मुझे आवाज आ रही है। मैं जरा थोड़ा सा वक्त लगा अपनी लोकेशन चेंज करने में। असल में जहाँ हम खड़े थे ना, तो इसके इर्द गिर्द जो डिफरेंट पॉलिटिकल ऑफिसेज है, तो कुछ नौजवान आए, उन्होंने आते ही हमसे कहा कि अच्छा आप एयर वाइज से हैं तो आपने फलाने कैंडिडेट को जो है आगे दिखा दिया है और हमारे कैंडिडेट को आपने पीछे कर दिया है, तो बड़े नाराज थे। यू नो, इलेक्शंस में सेंसिटिविटीज इतनी ज्यादा हाई होती है कि लोग ना एक एक टिकर के ऊपर जरा भड़क जाते हैं। लेकिन बहरहाल जब वो वहाँ पे आए, उनको समझाया जी कि इस वक्त जो नताइज आ रहे हैं वो हम उसको इस तरीके कार के तहत चला रहे हैं, समझ गए, कुछ माफी भी मांग ली। लेकिन बॉटम लाइन इज दैट कि बर्दाश्त और रवादारी और ये जो तमाम ट्रेंड होता है ना, ये पॉलिटिक्स में जो पोलराइजेशन कर दी है, और इट कम्स स्ट्रेट फ्रॉम द टॉप बाय द वे। ये हम नहीं कह सकते कि नीचे से लोग बहुत चार्ज हैं इसलिए क्यादत को ऐसी पोजीशन लेनी पड़ती है। इट्स अदर वे अराउंड। आई थिंक क्यादत जो है वो कुछ स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले लेती है, अपनी पॉलिटिकल जो एनिमोसिटी में का लफ्ज कह दें या पॉलिटिकल राइवलरी की बात कर लें, तो वो नीचे ट्रिकल डाउन हो जाता है। लेकिन बहरहाल शुक्र है वो समझ गए लड़के, वो चले गए। लेकिन एक इलेक्शन की रात की जरा आपको एक ग्लिम्स हम इसलिए बताना चाह रहे थे कि छोटी छोटी बातों पे जो है लोग वो अक्सर जज्बाती हो जाते हैं। लेकिन शुक्र है कुछ। लेकिन ये जो आपने बात की कि हमारा पॉलिटिकल ये टेम्परेचर जो है और टेम्परामेंट है, ये प्रॉब्लम हमारे पॉलिटिकल टेम्परामेंट और टेम्परेचर का है। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना टेम्परामेंट कमजोर रहता है आपके फॉलोअर्स में भी। हमारे यहाँ पे बर्दाश्त का जो एलिमेंट है, मैं अक्सर देखते हैं हम यहाँ पे कि ये इस तरह का प्रॉब्लम रहती है। मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब, आपको आवाज आ रही है? इमरान है। इमरान, ये जो पॉलिटिकल टेम्परामेंट और टेम्परेचर है, इसको भी बेहतर करना है इस मुल्क के लोगों में, बर्दाश्त होनी चाहिए। ये ना लड़के आ जाएं, सर देखें आप गलत नतीजा चला रहे हैं। काशु भाई, यू राइट। लेकिन देखें, ये मामला अमेरिका में भी अभी हो रहा है, ये इंडिया में भी होता है, ये दुनिया भर में अब ये काम शुरू हो गया। यूरोप के कुछ ममालिक को आप निकाल दें, या जैसे न्यूजीलैंड में इलेक्शन हुए हैं, तो अब ये सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। दुनिया पोलराइज हो रही है बहुत तेजी से। जो पहले राइट और लेफ्ट की एक लड़ाई होती थी, वो अब सरमायादारी में और दूसरी बहुत सारी और पावर पोल्स के अंदर जो है वो डिवाइड होती चली जा रही है। ये प्रॉब्लम आने वाले दिनों में बढ़ेगा, और ये डिबेट इतनी बड़ी है कि इसको सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, आलमी इदारों को अब इसके ऊपर सोचना पड़ेगा और बाकायदा एक गाइडलाइन जारी करनी पड़ेगी कि जो तरक्की पजीर मुल्क हैं या तरक्की याफ्ता मुल्क हैं,
یا جو ملک ترقی بالکل نہیں کر پائے آج تک، تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، ان کو کس طریقے سے لوگوں کے جذبات کو کنٹرول کرنا اور لیڈر کا اس میں کیا رول ہوگا، اس کے لیے آپ کو قوانین بھی بنانے پڑیں گے. ایسا نہیں ہے کہ لیڈر کھڑا ہو کے اسٹیج پہ گالیاں دے کے چلا جائے اور پھر دوسری پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی لے اور نیچے ورکر ایک دوسرے کو قتل کر دیں جیسے ہمیشہ ہوتا رہا ہے. تو اس ساری چیز کو جو ہے اوورآل دیکھنا، اور میڈیا کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، یہ ولنریبل ہوتے ہیں. دیکھیں ابھی ماریا وہاں موجود ہیں، آپ اسٹوڈیو میں ہیں، میں لاہور میں ہوں، ہم ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتے. یہ ان کے رحم و کرم پہ ہیں، ان کے مہمان ہیں گلگت بلتستان میں. کچھ لوگ آتے ہیں، کچھ شرارت کرتے ہیں، وہ تو چلیں اچھے لوگ تھے، انہوں نے بعد میں معذرت کر لی اور کچھ سنجیدہ لوگ بیچ میں پڑ گئے ہوں گے، لیکن اٹ از انفارچونیٹ. اور یہ جو ہے ان چیزوں کو ختم ہونا چاہیے. ماریا ہمارے ساتھ دوبارہ آ گئی. ماریا، سارٹ آؤٹ ہو گیا سارا مسئلہ آپ کا؟ جی جی بالکل سارٹ آؤٹ ہو گیا ہے. یہاں پر میرا خیال ہے کوئی ایک آدھ جو ان میں سے ذرا سمجھدار شخصیت تھی ان کو اندازہ ہو گیا کہ جی ایسے وقت میں شوٹنگ دا میسنجر جو ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی صحیح اسٹریٹجی نہیں ہوتی. سو جو میسج اگر آپ کو پسند نہ آئے لیکن اس کو اگر آپ سنانے والے کے اوپر نہیں برس پڑتے تو ان کو سمجھ میں آ گئی، انہوں نے اپولوجائز کر لیا. لیکن کاشف اگین میرا خیال ہے کہ یہ رویہ، یہ تمیز یہ اوپر سے سکھانی پڑے گی کہ بھائی آپ کی ایک دوسرے کے ساتھ نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، ایشوز پہ اختلاف ہو سکتا ہے، سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ سیاسی دشمنی میں تبدیل کر دیا جائے. اختلاف کرنے کے جو آداب ہیں، جو ایک دوسرے سے ڈفر کرنے کے آداب ہیں، آئی تھنک وہ سکھانے بہت زیادہ ضروری ہیں اوورآل. اور یہ پہل میں دوبارہ کہوں گی یہ قیادت نے کرنی. آپ کو یاد ہے 90s کے اندر جب پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کی اتنی زیادہ رائیولری ہوتی تھی کہ لوگ اکثر ایک دوسرے کے گھر میں رشتے نہیں کیا کرتے تھے کہ جی یہ پیپلز پارٹی کے سپورٹر ادھر ہم رشتہ نہیں کرتے یا پی ایم ایل این کے سپورٹ ادھر سے ہم ادھر تک پہنچے ہیں کہ شکر ہے یہ حالت تو بہتر ہے. اب تو آپ کو ایک ہی گھر میں پی ٹی آئی سپورٹر، پی ایم ایل این سپورٹر، پیپلز پارٹی کا ووٹر پھر بھی نظر آ جاتا ہے. مجھے کلوز کرنے کا کہا جا رہا ہے. I have to close the program, but that's true کہ یہ جو پولرائزیشن ہے ہماری سوسائٹی کی، اس پولرائزیشن کو تھوڑا کم کرنے کے لیے لیڈر کا رول بڑا اہم اور ضروری ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.